हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे, आपने नोट्स बना भी लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। पहले हम घर्षण समझ लेते हैं, घर्षण क्या होता है। देखिए, जैसे घर्षण क्या होता है, जब दो सतहों के बीच एक फोर्स लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। जैसे अगर आप एक टेबल पर एक बुक को रखें और उस पर उंगली से हल्का सा फोर्स लगाएं तो आप देखोगे वो पहले नहीं चलती है। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लगा रहता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसमें हम देखेंगे। देखिए, जैसे जब हमें साइकिल को रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा करके साइकिल को बंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक की जो रबड़ होती है साइकिल में, वो साइकिल का रिम होता है ना, फ्रेम, उस पर रगड़ता है, जिससे फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन क्या करता है ना, गति का विरोध करता है। ठीक है, मोशन का अपोज करता है, इसलिए रुक जाता है। केवल वाहनों ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु की पृष्ठ पर गति कर रही है, इस स्थिति में वह मंद हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता, अंततः वह रुक जाती है। जैसे मान लो एक हम बॉल लेते हैं, उसको लुढ़काते हैं तो थोड़ी दूर जाएगी, उसके बाद वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉल और जो पृथ्वी की सतह है उसके बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो कि उस गति का विरोध करता है। तो धीरे धीरे क्या होती है, वो स्लो डाउन हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, एक व्यक्ति है, यहाँ पे ये स्लिप करके गिर गया है, क्योंकि जो केले का छिलका होता है ना, वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। और जब घर्षण कम होता है तो एकाएक से गति बढ़ती है और ये स्लिप करके वहाँ से गिर जाता है। ठीक है, अब घर्षण बल के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ये बुक रखी थी टेबल पे, इसको हमने थोड़ा सा धक्का दिया तो थोड़ी दूर जाके के रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बुक और जो टेबल है उसकी सतह के बीच में क्या हो रहा था, घर्षण लगा था। घर्षण एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने देखा है कि बाईं ओर बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं ओर लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि, एक मिनट, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान दीजिएगा कि आपने देखा है कि जब हम बाईं ओर दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं ओर कार्य करता है, और जब हम दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं ओर कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लो बल हम इधर लगा रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है, तो जो सतहों के बीच घर्षण लगेगा किताब और टेबल के, वो इधर लगेगा। मतलब जिधर हम बल लगाते हैं उसके विपरीत हमेशा घर्षण बल लगता है, इसको याद रखिएगा। और घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिससे घर्षण प्रभावित होता है? ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कमानीदार तुला के बारे में पहले जान लेते हैं क्या होता है। देखो, कमानीदार तुला एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें से एक कुंडली कमानी होती है जिससे बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप उसके अंकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण मापा जाता है। कमानीदार तुला है जिससे उस पर लगने वाले बल को मापा जाता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे फ्रिक्शन के बारे में और क्लियर होगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है, जिससे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उन पर बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गत करने के लिए प्रयास करते हैं तो इस अंततः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों की अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, अतः इसका पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। देखो, पहले बात क्या है, शॉर्ट में समझो। देखो, कोई भी सरफेस हो उसमें क्या होता है, अगर बहुत सुंदरसी से हम देखेंगे इस तरीके से क्रैक्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रैक्स होते हैं। मान लो ये टेबल है और इसके ऊपर एक बुक रखी है, बुक में भी ऐसे ऐसे क्रैक होते हैं। ठीक है, वो देखने में दिखाई नहीं देते, ऐसे ऐसे क्रैक होते हैं। तो ये जो क्रैक होते हैं ना, वो एक दूसरे में फंसते हैं, इसलिए क्या होता है, घर्षण लगता है। घर्षण का मेन कारण देखिए ये, ठीक है, कि क्या होता है, दो वस्तुओं के सतहों के बीच में गैप्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से गैप्स होते हैं और उसी गैप में क्या होता है, वो फंसते हैं, इसलिए घर्षण लगता है। अब इसको कम करने का उपाय क्या है, अगर यहाँ पे ऑयल लगा दें या ग्रीस लगा दें, जिससे ये जो गैप्स है ना, ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं, ये गैप्स अगर भर जाएंगे तो फिर घर्षण बल कम हो जाएगा, इसलिए हम ऑयल या ग्रीस वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाला पुस्तक का पृष्ठ है और नीचे वाला टेबल का। देखो यहाँ पे बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा होगा ना, बस इन्हीं गैप की वजह से घर्षण बल जो है वो लगता है। और इसको कम करने का उपाय क्या है, आप टेबल या किसी पे इसमें ग्रीस भर दीजिए। जब आप ग्रीस भर देंगे या ऑयल लगा देंगे तो ये गैप्स जो है भर जाएंगे। गैप भरने से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, बस यही बात है। देखिए, हमने यह देखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो पृष्ठ में तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी भी चटाई
को उस पर खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है और जब कोई व्यक्ति बैठा हो। ठीक है, ये तो प्रयोग बताया गया है इसमें। अब देखिएगा, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया गया बल तथा स्थैतिक घर्षण की माप होती है। मतलब किसी वस्तु, मान लो कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, ये मान लो एक बॉक्स है, छोटा सा रुका हुआ है, विराम अवस्था में है, उसको अगर आप गति में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतना अधिक बल लगाना होगा कि वो जो घर्षण बल लग रहा है दोनों सतहों के बीच, जमीन यानी कि फ्लोर और बॉक्स के बीच में, उससे अधिक आपको बल लगाना पड़ेगा, तभी वह वस्तु गति करेगी। और इसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। कब? जब कोई वस्तु रुकी रहती है और फिर चलना स्टार्ट करती है तो उसके लिए जो बल लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। ठीक है, इसके विपरीत किसी वस्तु का उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ स्लिप कर रही है, ठीक है, कोई बॉक्स है वो स्लिप कर रहा है फ्लोर पे, तो उस जैसे स्लिप करिए तो उसी की मोशन को मेंटेन करने के लिए जो घर्षण लगाया जाता है उसको हम सर्पी घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रैक्शन, सर्पी सर्पी घर्षण बोलते हैं। और स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, लिखा है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। जैसे एक बॉक्स है, पहले रुका हुआ है, अब जब हम इसके मोशन को जस्ट स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा ना वो होता है स्टैटिक। क्या होता है? एफएस लिख देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और जब एक बार कंटिन्यू कर देता है चलना तो उसके मोशन को बनाए रखने के लिए जो फोर्स में लगाना होता है ना, वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा जो होता है वो हो जाता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। क्या हो जाता है? फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग, सर्पी घर्षण। और यहाँ पे लिखा है कि सर्पी जो घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। अब देखिएगा, गति प्रारंभ करने की अपेक्षा पहले ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। जैसे कोई चीज़ एक बार चल चुकी तो उसको उसकी गति बनाए रखना आसान होता है। और कोई चीज़ को स्टार्ट करना, जैसे एक गाड़ी है ख़राब हो गई, उसको धक्का देना स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर एक बार वो चल जाती है तो फिर उसकी गति को मेंटेन बनाए रखने के लिए आसानी होती है। ठीक है, आप आराम से धक्का दे सकते हो उसको। देखिए, घर्षण हानिकारक भी होता है परंतु अनिवार्य भी होता है। किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है उस पर पकाने की तेल की परत चढ़ी है तो क्या आप उसे हाथ में पकड़ लेंगे? जैसे एक गिलास के चारों तरफ तेल लगा हुआ है, क्या आप उसको पकड़ पाएंगे? नहीं, तो स्लिप कर जाएगा ना, इसीलिए। अब देखिए, गीले फर्श अथवा कीचड़ लगी पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। मान लो अगर गीला फर्श है या कीचड़ लगा हो किसी सड़क पर तो आप उस पर चल नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम होता है। यदि घर्षण ना हो तो आप अपने पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। घर्षण की वजह से हम लिख सकते हैं क्योंकि पेन की निब जो होती है और जो हमारा बुक होता है, कॉपी होती है, उसमें फ्रिक्शन होता है जिस वजह से हम लिख पाते हैं। और चाक की मदद से जो हम टीचर्स लिखते हैं श्याम पट पर पे बुलाई बोर्ड पर, उस पर भी हम नहीं लिख पाएंगे। घर्षण नहीं होगा तो आप दीवार पर कील भी नहीं ठोक पाएंगे, नहीं तो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत जगह घर्षण काम आता है। सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो क्या होगा? अगर घर्षण फ्रिक्शन ही नहीं होगा, जैसे मान लो कोई सड़क है उसमें बहुत ज़्यादा काई पड़ी हुई है, ठीक है, एकदम स्लिपी है, तो उस पर अगर आप बाइक चलाओगे तो क्या होगा? साइकिल चलाओगे तो क्या होगा? गिर जाओगे क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि घर्षण ना हो तो। अगर घर्षण ना हो तो एक बार हम बॉल को लुढ़का देंगे ना तो वो हमेशा चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। तरल घर्षण, ठीक है। देखिए, जब कोई घर्षण तरल के द्वारा लगाया जाता है तो उसको हम तरल घर्षण बोलते हैं। वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इसमें से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण लगाती है। जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया जाता है। यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको थोड़ा कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण लगाता है। जैसे आपने एयरक्राफ्ट सुना होगा, जो हवाई जहाज़ होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो जब हमारी पृथ्वी पर आते हैं ना तो वायु की घर्षण से उनकी बाहरी सतह पर कुछ जल जाती है। या आपने सुना होगा जो उल्का पिंड होते हैं जो हमारी धरती पर गिरते हैं, वो वायु जब हमारे वायुमंडल प्रवेश करते हैं तो वो जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायु जो होता है उन पर घर्षण लगाता है। ठीक है, घर्षण बल लगाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को घर्षण भी कहते हैं। और तरल जो है अन्य वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं जो उनसे होकर के गति करती हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल की अपेक्षा गति पर निर्भर करता है। कह रहा है कि किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसी आकृति होगी उस हिसाब से बल लगेगा। अब देखिएगा, वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में देखो, यहाँ पे ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो, ये है आपका क्या है? बर्ड्स है, ठीक है, और ये क्या है? प्लेन है। आपको इन दोनों के शेप में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। तो
जब वैज्ञानिकों ने प्लेन को बनाया तो उन्होंने आइडिया कहाँ से लिया, किस साइज किस तरीके से प्लेन होना चाहिए, तो उन्होंने पक्षी को देखा और जिस तरीके से पक्षी उड़ता है हवा में पर फैला करके उसको फ्रिक्शन कम लगता है, उसी तरीके से ये प्लेन उन्होंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो प्रकृति से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हो गए ये हो गए। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए, जैसे घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? गति का, मोशन का विरोध करता है। घर्षण पृष्ठों के घर्षण पृष्ठों के डाट पर निर्भर करता है, पृष्ठों के क्षेत्रफल पर जो एक दूसरे से सटे होते हैं उस पर निर्भर करता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर हम हाथ की दोनों हथेलियों को रगड़ें, घर्षण कराएं तो क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जो कैरम बोर्ड होता है, बोर्ड में ऐसे ऐसे क्रैक्स होते हैं, दिखाई नहीं देते हमें बट होते हैं। और जो हमारी जो कॉइन्स होती हैं, जो आपको जो बोलते हो कॉइन्स बोलते हैं शायद, तो जब पाउडर इस पर छिड़कते हैं ना तो ये क्या होता है, ये क्रैक्स बंद हो जाते हैं और ये जो कॉइन है आसानी से इस पर स्लिप करती है। ठीक, अब देखिएगा सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक होता है आपका अस्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फोर्स, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद आपका आता है सर्पी वाला जो स्लिप करने वाला था। ये स्टैटिक यानी कि रुका वाला, जब कोई वस्तु रुकी रहती है तो उसको स्टार्ट करने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है वो ये हो गया। और ये स्लीपिंग वाला हो गया जो सरकने वाला होता है। और एक तीसरा होता है रोलिंग, जब कोई चीज़ गोल होती है किसी सतह पर रखती है तो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो बात करें सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सही क्रम बताना है। लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी में कौन सा सबसे अधिक होता है और कैसे लिखना है? आपको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे अधिक क्या होता है? स्थैतिक होता है, ठीक, फिर आपका सर्पी होता है और फिर लोटनिक होता है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कोई चीज़ है यहाँ पे। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।